स्वागत है आपका मनी गुरु वुमेन स्पेशल में। मैं हूं आपकी होस्ट चारू गर्ग। हम बात करते हैं आज फ्राइडे को विमेन स्पेशल हमारा खास पेशकश, क्योंकि फीमेल्स के लिए कितना जरूरी है फाइनेंशियल प्लानिंग, कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को बेहतर बना सकती हैं, इन सभी तमाम चर्चा पर हम बातचीत करेंगे। साथ ही अपनी फीमेल दर्शकों से भी बातचीत करेंगे, उनके सवालों को शामिल करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट हैं कल्पेश आचार्य हैं, CFP फुल सर्कल प्लानर्स एंड एडवाइजर्स। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में और शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि फीमेल्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरह से वो अपना प्लान कर सकती हैं, क्योंकि अगर वो इंडिपेंडेंट हैं या एंटरप्रेन्योर हैं या हाउसवाइफ हैं, कितना जरूरी है उनके लिए इन्वेस्टमेंट करना? देखिए शाहरुख, आजकल की जो महिलाएं हैं और जो हिसाब से आज वो प्रगति कर रही हैं, तो वो किसी भी स्तर पे मेल से पीछे बिल्कुल नहीं है जी। बिल्कुल। तो वो हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो उनका जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो एक इंडिपेंडेंट तौर पे करे। और अगर वो आज की तारीख में अगर वो नहीं करती हैं तो उनको ही आगे जाके दिक्कतें आ सकती है। और आज जो एक मीडिया एक्सप्लोजन है या जो हमको सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम उसको देखते हुए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और जो भी हमको हमारे फायदे के लिए होता है वही करना बहुत जरूरी हो जाता है। जी बिल्कुल, आपने सही बोला। तो चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले अपनी फीमेल दर्शकों को बता दें वो कैसे पार्टिसिपेट कर सकती हैं। आपके पास दो ऑप्शन है। आप हमें ईमेल कर सकती हैं moneyguru@zmedia.slgroup.com पर। साथ ही आप हमें SMS कर सकती हैं। शी हमारा कोड लिखिए, अपना सवाल भेज सकती हैं 57575 पर। चलिए, तो पहले कॉलर है हमारी फोन लाइन पर, नेहा है बातचीत के लिए। नेहा, गुड इवनिंग। बताइए कहां से बात कर रही हैं आप? जी, मैं भोपाल से बात कर रही हूँ। जी, सवाल पूछिए अपना। मैम, मैंने आपको डिटेल्स भेजी है। मुझे थोड़ा ये पता करना था कि मैंने म्यूचुअल फंड शुरू किया है आपका ही प्रोग्राम देख के। तो ये जो म्यूचुअल फंड मैंने 2 प्लान ले रखे हैं SBI के, ये ठीक है या नहीं है? और सेकेंडली मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों वर्किंग हैं और लगभग इक्वली ही अर्न करते हैं हम लोग, तो टर्म प्लान हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ। इसके अलावा अगर पोर्टफोलियो में आपको सजेस्ट कर पाए, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है और हम जल्द से जल्द कुछ 2 BHK 25 लाख अराउंड लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आप सजेस्ट कर दीजिए। जी बिल्कुल नेहा, आपको एडवाइस बिल्कुल दिलवाएंगे। आपने जो पोर्टफोलियो भेजा है उस हिसाब से आपका पोर्टफोलियो काफी बेहतर है। और बात करिए आपने टर्म प्लान की, तो टर्म प्लान आपको पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि वो एक तरह से आपका इंश्योरेंस के लिए आपका बेस्ट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट साथ ही आपका उसमें रिस्क कवर भी शामिल होता है। और आपने जो इनफैक्ट कल्पेश, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने लक्ष्य जो है काफी निर्धारित करके भेजे हैं, क्योंकि इनकी डॉटर की पढ़ाई के लिए, साथ ही डॉटर की शादी के लिए 15 साल बाद, और साथ ही रिटायरमेंट फंड के लिए भी इन्होंने जो है काफी गोल इन्होंने स्पेसिफिक करके भेजा है। आपको कैसा लग रहा है इनका पोर्टफोलियो और टर्म प्लान? ये खरीदने पर आप इनको इनको सलाह देंगे, और साथ ही कौन सा टर्म प्लान लेना चाहिए? नेहा जी, सबसे पहले तो मैं आपके टर्म प्लान के बारे में बात करना चाहता हूं कि जैसे आपने बताया कि आप और आपके हस्बैंड जो हैं वो साथ में इनकम अर्न करते हैं, तो एक जाहिर सी बात है कि आप एक दूसरे की इनकम पे निर्भर होते हो। तो वो सूरत में जब आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल एक होती है और फाइनेंशियल इंटरडिपेंडेंसी होती है, तो टर्म प्लान आप दोनों को लेना बहुत ही जरूरी हो जाता है। क्योंकि उसमें क्या होगा कि अगर कहीं एक इनकम कल उठ के बंद हो गई तो आपके पूरे फाइनेंसेस पे उसका असर हो सकता है। तो टर्म प्लान आपको दोनों को लेना बहुत ही जरूरी है। मैं रेकमेंड करूंगा कि आपकी जो इनकम आपने भेजी है, तो वो हिसाब से आप दोनों 50-50 लाख के इंडिविजुअल टर्म प्लान्स ले लें, और जो आपकी एज है वो हिसाब से उसके प्रीमियम्स भी बहुत ही रीजनेबल रहेंगे। तकरीबन 6 से 9 हजार की रेंज में आपको पर एनम के उसके प्रीमियम्स होंगे। तो वो हिसाब से पहले तो आप टर्म प्लान ले लें। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसको भी आप बढ़ा दें, क्योंकि जो आपका फिलहाल जो हेल्थ इंश्योरेंस है 3 लाख का, तो वो थोड़ा कम है। और मैं ये चाहता हूं कि अगर आप, आपके हस्बैंड और आपकी डॉटर है, तो मेरे हिसाब से आपको एक फैमिली फ्लोटर ले लेना चाहिए जो तकरीबन 10 लाख के करीब हो, और उसमें जरूर अपनी डॉटर को आप इंक्लूड करिए। अब आपके जो
प्रेजेंट पोर्टफोलियो है जो म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करते हो, दोनों म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं एसबीआई के जो आपने लिख के भेजे हैं, और आपके जो गोल्स हैं तो वो गोल्स जो आपने लॉन्ग टर्म गोल्स जो आपने दर्शाए हैं वो दोनों अचीवेबल हैं। तो आपको जो 15 साल के बाद आपकी डॉटर की मैरिज के लिए 50 लाख का कॉर्पस इकट्ठा करना है तो वो आप 10,000 की एक मंथली इन्वेस्टमेंट से कर सकते हो, और जो आपको 25 साल के बाद 1 करोड़ का जो आपको एक रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना है तो वो आप बहुत ही निश्चिंत तौर पे सिर्फ 5,000 रुपए जो आपकी एक एग्जिस्टिंग एसआईपी चल रही है 2 फंड्स में उसको बरकरार रखिए। तो वो हिसाब से आपके ये दोनों गोल्स रीच हो सकते हैं। लेकिन जो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, क्योंकि उनका जो वक्त का दायरा है वो थोड़ा कम है तो उनको अचीव करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन आपके पास जो भी सरप्लस अमाउंट बचती है उसको आप इक्विटी में इन्वेस्ट ना करके इन शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए बैंक आरडी या एफडी में निवेश करें। जी, तो कल्पेश ने आपको राय दे दी है आपको क्या करना है, साथ ही आपको फंड्स भी बताए हैं। 1 साल का प्रदर्शन अगर देखें इन फंड्स का काफी अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस रहा है, यहाँ पे रिटर्न अच्छा रहा है, उसको आप जरूर अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल भी ले लेते हैं एसएमएस के जरिए। अंकिता ने सवाल पूछा है दिल्ली से, और कल्पेश जी टर्म प्लान की अभी बात करी, इनका सवाल भी टर्म प्लान पर ही है क्योंकि इनकी एज जो है काफी कम है, यंग है, 24 ईयर्स है, और इनकी जो इनकम है 80,000 मंथली है, और ये साथ ही इनकी गवर्नमेंट जॉब भी है, और इन्होंने 50 लाख का टर्म प्लान लिया हुआ है। अब ये जानना चाहती हैं कि 3 से 5 साल के लिए ये और एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, क्या राय देंगे आप? अंकिता जी, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपने एक बहुत ही अच्छा फैसला ले लिया है टर्म प्लान लेने का। और टर्म प्लान का ये होता है कि जैसे आपकी इनकम भी बहुत अच्छी है जो 80,000 पर मंथ है, तो उसका एक कैलकुलेशन तो यही होता है कि आप एक मोटा सा हिसाब ले ले तो आपकी जो एनुअल इनकम होती है उससे 10 से 12 टाइम आपकी टर्म प्लान की कवर होनी जरूरी है। और उसमें क्या होता है कि जैसे आप अपनी जिम्मेदारियां बढ़ाते हो, आपकी आय बढ़ती है, वैसे ही आपका टर्म प्लान का कवर स्लोली आगे बढ़ना चाहिए। अब रहा सवाल जो आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी है, तो उसमें इन्वेस्ट करना तो जरूरी है, निवेश करना जरूरी है, लेकिन उसके पहले बिकॉज आप एक फ्रेशर हो, एक अपने निवेश के पहले कदम ले रहे हो आप, तो सबसे पहले तो मैं ये सलाह दूंगा कि आप एक कंटिजेंसी या एक इमरजेंसी फंड बना लें। तो कंटिजेंसी इमरजेंसी फंड क्या होता है कि आप 3 महीने का जो आपका एक अंदाजन खर्चा है उसका इकट्ठा करके पैसा आप एक लिक्विड इंस्ट्रूमेंट में डाल दो। तो उसको आप एक बैंक एफडी जो आपके सेविंग्स अकाउंट से लिंक होती है उसमें रख देते हो, तो आपको एक मन में शांति हो जाएगी कि कल उठ के कहीं कोई आपत्ति आ गई तो आप कोई भारी डिसीजन ना ले ले या गलत डिसीजन ना ले ले। अब प्योर निवेश के और हम बढ़ते हैं तो श्योरली बिकॉज आप यंग हो और आपको रिस्क लेने की कैपेसिटी भी होगी, तो मैं ये सलाह देना चाहता हूं कि आपका जो 10,000 का जो एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपने तय किया है उसको आप अराउंड 80% इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में और 20% डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। नए इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फंड से बेहतर और कोई रास्ता नहीं है। जी, कल्पेश आपसे एक चीज यहाँ पे जानना चाहूंगी, आपसे एक चीज यहाँ पे जानना चाहूंगी कल्पेश, क्योंकि ज्यादातर केसेस में होता है इनकी जैसे गवर्नमेंट जॉब है लेकिन लोगों को लगता है कि ऑलरेडी उनको बेनिफिट्स तो मिल ही रहे हैं, ईपीएफ में उनका पैसा कट रहा है, साथ ही उनको और सरकारी बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट और एडिशनल करें या ना करें क्योंकि वो रिस्क होगा कहीं ना कहीं। तो ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो जाहिर सी बात है कि आपका ईपीएफ का तो पैसा कटता ही है, लेकिन वो एक बहुत ही एडवांटेजेस पोजीशन है क्योंकि वो हिसाब से आपका फिक्स्ड इनकम की तरफ एक ऑटोमेटिकली एक झुकाव हो रहा है। तो अभी जो दूसरी इनकम जो आपकी बचती है तो उसको तो आपको एक मामूली सा रिस्क लेके म्यूचुअल फंड के जरिए आपको इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, वरना आपकी कॉर्पस से आपकी ग्रोथ नहीं होगी। जी, चलिए अगली कॉलर है हमारी फोन लाइन। हिसाब से अगर हम जी प्लीज गो अहेड। वो हिसाब से हम अगर हम देखना चाहें तो आपको जो 80% इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो लार्ज कैप और बैलेंस फंड का एक मिश्रण ले सकते हैं, और डेट बेस्ड फंड्स आप ले सकते हैं जैसे बिरला सन लाइफ डायनामिक बॉन्ड फंड है डेट फंड कैटेगरी में, और इक्विटी बेस्ड में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस्ड ब्लू चिप और एचडीएफसी बैलेंस फंड हो गया। वो हिसाब से आप अपनी निवेश की यात्रा शुरू कर सकते हैं। चलिए,
तो क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन उसके अलावा भी ये कहां पे इन्वेस्ट कर सकती हैं 3 से 5 साल के लिए, कल्पेश ने इनको डायरी दी है। अगली कॉलर है फोन लाइन पर, नंदिनी है हमारे साथ बातचीत के लिए। नंदिनी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। नंदिनी आप सुन पा रही हैं? चलिए लगता है उनकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, लेकिन उनका सवाल ले लेते हैं। उनका सवाल है 27 उनकी एज है और उनकी एनुअल इनकम 3 लाख है। बीमा या टर्म प्लान वो खरीदना चाहती हैं और साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि उनको 50 लाख का उन्होंने यहाँ पे जो अमाउंट दिया है कल्पेश जी, 50 लाख का टर्म प्लान चाहिए उनको। क्या सलाह होगी आपकी इनकी एज के हिसाब से? एज के हिसाब से मैं वही फिर सलाह देना चाहता हूं जी। कि जैसे ही आप अपनी इनकम कमाने लगते हो तो जरूरी है कि आपकी फैमिली के सपोर्ट के लिए आपको एक टर्म प्लान लेना बहुत ही जरूरी है। और इंश्योरेंस के पूरे फील्ड में टर्म प्लान से प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस, जो सही इंश्योरेंस मायने में गिना जाता है, वो टर्म प्लान ही होता है। तो अभी जो आपने शुरुआत की है 50 लाख की, वो जरूर अपना एक टर्म प्लान ले लीजिए और उसके लिए आपको प्रीमियम भी बहुत ही वाजिबी होगा। तकरीबन आपकी एज को देखते हुए 6 से 8 हजार में आपको पर एनम का प्रीमियम भरना पड़ेगा। अब टर्म प्लान लेते हो तो मैं सिर्फ 2 पॉइंट्स आपको ध्यान देना चाहता हूं कि सबसे पहले तो आप जब टर्म प्लान लेते हो तो उसमें जब आप जो अपनी डिटेल्स देते हो, अपनी हेल्थ डिटेल्स देते हो, तो कृपया करके उसको आप बिल्कुल ऑनेस्टली और सही मायने में अपने एजेंट को बताएं, या आप खुद जब एजेंट भर रहा है तो उसके साथ में मौजूद रहें। क्योंकि क्या होता है कि अगर डिटेल्स आपकी सही नहीं है और भगवान न करे कल एक क्लेम का इश्यू आ गया तो दिक्कत उस क्लेम में आपके फैमिली मेंबर्स को ही होने वाली है और हम वो एक सिचुएशन नहीं चाहते। और दूसरी बात, एक टर्म प्लान में आपको अपने करीबी रिश्तेदार या कोई भी एक फैमिली मेंबर को नॉमिनेट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसके बगैर एक टर्म प्लान बिल्कुल एक फिजूल सा एक इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट बन जाता है। चलिए, तो टर्म प्लान की बात हुई है, लेकिन कुछ और सवालों को भी हम शामिल करेंगे क्योंकि अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं, आप देखते रहिए मनी गुरु वुमेन स्पेशल। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मनी गुरु वुमेन स्पेशल। हमारे साथ है कल्पेश आश्चर्य, जो हमारी फीमेल दर्शकों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। चलिए अगला सवाल भी शामिल कर लेते हैं। ईमेल के जरिए विभा ने सवाल पूछा है पटना से। इनका सवाल है, इन्होंने 40,000 जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट है कल्पेश रिलायंस रेगुलर सेविंग इक्विटी फंड में कर रखा है और 2008 से इन्होंने ये इन्वेस्टमेंट किया है। अब ये जानना चाहती हैं कि ये 1,000 की और SIP करना चाहती हैं मंथली, 4 से 5 साल इनका नजरिया है। क्या सलाह होगी आपकी? मेरी सलाह विभा के लिए होगी कि जो पहले तो इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है 40,000 रुपए रिलायंस रेगुलर सेविंग्स फंड इक्विटी ऑप्शन में, वो फंड तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन उस फंड का एक नेचर ये है कि वो वॉलेटाइल और अग्रेसिव फंड है। तो चूंकि उन्होंने ऑलरेडी 7 साल इस फंड में इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ये फंड्स का जो जमा राशि है या विद प्रॉफिट जो भी है, उनको वो रिलायंस के ही फैमिली में रिलायंस टॉप 200 फंड में स्विच कर दे। अब रिलायंस टॉप 200 फंड एक लार्ज कैप फंड है और उसमें आगे चल के उनके निवेश को काफी स्टेबिलिटी और एक बैलेंस मिल जाएगा। और जो उनको एक दूसरी नई SIP जो स्टार्ट करनी है 1,000 रुपीज की अगले 5-6 सालों के लिए, तो उनके पोर्टफोलियो को एक बैलेंस्ड रुख देने के लिए ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस फंड की मैं सलाह दूंगा, तो उसमें वो अपनी SIP जरूर शुरू कर सकती हैं। चलिए, तो 1,000 मंथली SIP उनको करना है ICICI बैलेंस्ड फंड से, वो शुरुआत कर सकती हैं। और साथ ही जो फंड इनके पास करंटली होल्ड कर रही हैं वो थोड़ा सा अग्रेसिव और वॉलेटाइल फंड है, तो जो कल्पेश ने फंड बताया है ये उसमें इन्वेस्ट कर सकती हैं। अगली कॉलर है हमारे साथ फोन लाइन पर, शांडिल्य है भोपाल से। शांडिल्य स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जी, एक्चुअली है कि मुझे इनकम 90,000 पर मंथ है और इस इनकम अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख पर मंथ है। तो हम लोगों का एक्चुअली LIC वगैरह सब में इन्वेस्टमेंट टोटल 90,000 है। तो मतलब हमारा पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए, मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में या म्यूचुअल फंड वगैरह में हमको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? शांडिल्य, कब से आपकी ये पॉलिसीज चल रही हैं, कब से आपने इसमें निवेश किया हुआ है? ये पॉलिसीज हमारी 2006 से चल रही है। ठीक है, ठीक है। तो 2006 से आप इसमें रेगुलर प्रीमियम भर रही हैं, एक भी साल आपका कोई प्रीमियम तो मिस नहीं हुआ है इसमें? कोई प्रीमियम मिस नहीं हुआ। ठीक है, ओके। तो अब आप जानना चाहती हैं कि इसके अलावा आप पॉलिसी से हटके कहीं म्यूचुअल फंड में भी आप निवेश करने की सोच रही हैं?
मतलब पॉलिसीज तो कंटिन्यू चलेंगी, बट इसके अलावा हम इसमें मतलब अगर हम कुछ प्रॉपर्टी में परचेज करें या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो हमारा कितना शेयर होना चाहिए? मतलब टोटल मेरे और हस्बैंड की जो इनकम है वो 2 लाख के ऊपर है पर मंथ, हमको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आउट ऑफ दिस? ठीक है, दोनों की इनकम मिला के यहाँ पे 2 लाख से ऊपर बैठती है जो ये बता रही हैं मंथली इनफैक्ट। और शांडिल्य, एक बात आपको बताना चाहूंगी, अगर आप प्रॉपर्टी की बात करिए तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका जो नजरिया है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। शॉर्ट टर्म का सोच के आप बिल्कुल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करें। कल्पेश, क्या राय होगी आपकी? ऑलरेडी जो दोनों की इनकम मिला के मंथली 2 लाख बैठती है, अभी जानना चाहती हैं कितना ये इन्वेस्टमेंट फर्दर करें, क्योंकि पॉलिसीज तो ऑलरेडी इनकी चली रही है, उसके अलावा ये और कहां पे निवेश कर सकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो इनकी अच्छी बात है कि और इनके हस्बैंड के बीच में इनकी दोनों की मिलके आय जो है वो तकरीबन 2 लाख के ऊपर है, जो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जो इनका इंश्योरेंस पोर्टफोलियो है और जो इनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, जितना भी हमें डिटेल्स मिली है, उनको देख के मुझे लगता है कि इनको काफी स्कोप है इसको सुधारने का। तो सबसे पहले तो जो मुझे बात दिखती है कि इनके पास इतनी आय होने के बावजूद एक टर्म प्लान नहीं है, जो इसके बारे में बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और दोनों की आय मोस्ट ऑफ ऑल इक्वल है, दोनों की जो आय है बिल्कुल सेम के करीब है। तो इनको भी एक दूसरे के सपोर्ट के लिए जो फाइनेंशियली इंटरडिपेंडेंट हैं, तो उसके लिए एक दूसरे का एक सपोर्ट होना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो एक टर्म प्लान जरूर बनता है दोनों को। आई थिंक एक 1 करोड़ या 1.5 करोड़ का इंडिविजुअल टर्म प्लान लेना जरूरी है। टर्म प्लान जो मैं रेकमेंड कर सकता हूं वो है बिरला सन लाइफ का इजी प्रोटेक्ट प्लान या HDFC लाइफ का क्लिक टू प्रोटेक्ट प्लस। तो वो प्लान्स आप ले, और उसमें जो प्रीमियम आप देखोगे बहुत ही कम होगा उसके मुकाबले जो प्रीमियम जो अब वो भर रही हैं, जो इनकी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हैं। और जो इनकी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज जो मैंने देखी वो सारी इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये पॉलिसीज ना तो इनको एडिक्वेट कवर देगी और ना ही जो उनके रिटर्न्स है वो ज्यादातर महंगाई दर को बीट कर सकते हैं। तो इन पॉलिसीज का ऐसे तो कोई मतलब रहता नहीं है और उनके कैश फ्लो पे भी अफेक्ट करता है। तो मेरी सलाह ये होगी कि अगर आप ऑलरेडी 9 साल इस पॉलिसीज में रह चुके हो तो जरूर इन पॉलिसी को या तो आप पेड अप कर दीजिए, यानी कि प्रीमियम भरना बंद कर दीजिए, या तो सरेंडर कर दीजिए। अपने आप देखने लगोगे कि जो प्रीमियम की जो डिफरेंस है बिटवीन आप एक नया जो टर्म प्लान लेते हो और एक सरेंडर करते हो जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज, आपके हाथ में काफी एक इनकम बचेगी। जी जी। तो वो जब भी इनकम आप देखोगे तो वो इनकम को आप इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में या एक कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट में डाइवर्ट कर सकते हो। अब इनका दूसरा सवाल ये था कि कितनी इनकी जो इनकम है उसका परसेंटेज उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। जी। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि एक आइडियल इन्वेस्टमेंट परसेंटेज जो होता है वो तकरीबन अगर आप 20 से 25% इन्वेस्ट कर सकते हो तो बहुत ही बेहतर बात होगी। चलिए, इनको दूसरा इनका हेल्थ इंश्योरेंस, जी कल्पेश, थोड़ा सा समय कम है तो आपसे क्विकली जानना चाहूंगी। जी प्लीज गो अहेड। नहीं, इनका हेल्थ इंश्योरेंस भी उनको बढ़ाने की जरूरत है और इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में वो अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकती हैं, क्योंकि वहां पर उनको लॉन्ग टर्म के लिए काफी फायदा होगा, बजाय की प्रॉपर्टी में जो उनकी इलिक्विड इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं अगर उनके कोई गोल्स उनको मीट करने हैं तो। तो वो हिसाब से उनको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की सलाह मैं जरूर देना चाहता हूं। चलिए कल्पेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, और साथ ही इनको सलाह भी मिल गई है, यही उम्मीद है। फिलहाल मनी गुरु को यहीं समेटते हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए जी बिजनेस।